को बचाने के लिए पूरी कायनात लगाते। एक क्रिमिनल जीत गया और मैं विक्टिम की मां हार गई। निर्भया को न्याय दीजिए। साल तक इंतजार और हर बरस 365 दिन तक इंतजार। ये इंतजार न सिर्फ एक माता पिता ने किया है बल्कि पूरे देश ने किया है। और आज ये इंसाफ इसलिए अधूरा लग रहा है क्योंकि जिसे सबसे बर्बर गुनहगार निर्भया का माना जा रहा है वो रिहा हो रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि ये इंसाफ ऐसा क्यों छूट गया। और माता पिता ये पूछ रहे हैं क्या इस देश की सरकारों में, प्रशासनों में, इस देश की अदालतों में, जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड में आंखों में पानी नहीं बच गया है कि उसकी बेटी की जिस तरह से उसके शरीर के साथ विभत्स बर्बरता की गई थी उसको ये सभी भूल गए हैं। ये सवाल एक माँ बाप का भी है, एक देश का भी है। और यही सवाल आज हम उठाएंगे उन खास मेहमानों से जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और दिल्ली की जनता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले आपका स्वागत उन मेहमानों से करा दें। मधु किश्वर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ जयंती दत्ता जी जो कि क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है वो मौजूद है। वरिष्ठ वकील वी.के. आनंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सरिता सिंह है आम आदमी पार्टी की तरफ से। रागिनी नायक जी जो कि रागिनी नायक जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, हमारे साथ जुड़ गई हैं। वसुंधरा पाठक मसूदी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गई हैं। और दिल्ली के तमाम लोग हैं जो आज इस सवाल को उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक सवाल लेकर मैं आनंद साहब आपके पास आना चाहती हूँ। और वो सवाल इसलिए क्योंकि आपने डिफेंस में खड़े हुए थे, आप उन रेपिस्ट्स के दोषी करार दे दिया हाईकोर्ट ने, इसलिए मैं रेपिस्ट्स कह रही हूँ। मेरा ये सवाल है आपसे कि जब ये शख्स रिहा हो रहा है और आप जैसे लोग ये कहते हैं कि नाबालिग है, न्याय है, इस देश का कानून है, कोर्ट यही कर सकता है, तो उस माँ को आप क्या जवाब देंगे जो ये कह रही है कि आप रेपिस्ट के खिलाफ कुछ ना कुछ कीजिए। मेरे लिए वो सिर्फ एक रेपिस्ट है, 3 महीने या 4 महीने कम था या 18 से या ज्यादा था, मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मेरा इंसाफ अधूरा छूट गया। जवाब दीजिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, पहला सवाल तो ये है कि इस घड़ी के अंदर निर्भया के पेरेंट्स के साथ पूरा का पूरा राष्ट्र इंक्लूडिंग माई सेल्फ खड़ा हुआ है। उनकी जो है प्रॉब्लम। आप तो रेपिस्ट के साथ खड़े हुए थे, तो आप बिल्कुल नहीं। देखिए दैट इज माय प्रोफेशनल ड्यूटी थी। देखेगा वो 3 साल पहले देखेगा वो एक प्रोफेशनल ड्यूटी थी दैट आई डिड। मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी की। जहां तक आप लोगों ने कहा उसका मैं कहना चाहूंगा पूरा राष्ट्र इसके उनके साथ खड़ा हुआ है। मैं अकेला ही नहीं हूं, आप भी अकेले नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या आ रही है कि आज इस बात को भी समझने की जरूरत है, सब लोगों को समझने की जरूरत है कानून क्या है, कानून की इज्जत क्या है, सेंटिमेंट्स की कीमत क्या है, उसी कानून में क्या हो सकता है। मैं आ रही हूं आपके पास। स्वाति मालीवाल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं इस वक्त, जो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के अध्यक्ष हैं। स्वाति मालीवाल जी, कई लोग प्रशंसा कर रहे हैं आपकी उस एफर्ट्स की, कोशिशों की जो आखिरी वक्त पर आपने किया है। हालांकि माता पिता का कहना है कि कोशिशें जरूर हो रही हैं लेकिन बहुत देर से हो रही हैं। मैं यहां से शुरू नहीं करना चाहती हूं। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी तो मंजूर कर ली लेकिन स्टे नहीं लगाया जुवेनाइल की रिहाई पर। क्या अर्थ है, क्या विकल्प है, क्या आज की डोर है अभी? देखिए, मुझे लगता है कि मैटर अब सब्जुडिस है क्योंकि बहुत क्लियर है। कल जब हम रात में हमने कोशिश करी एसएलपी लगाने की और सुप्रीम कोर्ट को मूव करने की, तो रात में सुप्रीम कोर्ट खोला गया और अब ये क्लियर है कि कल इसकी हियरिंग होने वाली है। तो मैटर इज सब्जुडिस और मेरे हिसाब से बिल्कुल किसी भी हाल में उस आदमी को रिहा नहीं करना चाहिए। और इस चीज को हमने फॉर्मली एज दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन कम्युनिकेट भी करा है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को कि आप किसी भी हाल में उसको रिहा मत कीजिए क्योंकि मैटर अब सब्जुडिस है। अब सुप्रीम कोर्ट, देश का सबसे बड़ा कोर्ट, पहले उसको सुनेगा और उसके बाद मुझे लगता है उसके ऊपर निर्णय होना चाहिए। ठीक है, मैं पिंकी आनंद जी एक जल्दी से रिएक्शन छोटा सा इस पर आपकी तरफ से चाहती हूँ। स्वाति जी मैं आ रही हूँ आपको। देखिए, बिल्कुल जहां तक सेंटिमेंट्स का सवाल है उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता इससे ज्यादा कि सब कोई विक्टिम के साथ, उनकी फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं और समझते हैं कि क्या एंग्विश है जो सारे प्रोसेस ने इनको, इनके दिल को, इनके दिमाग को, इनके पूरे परिवार को करी है। लेकिन इसके अलावा जहां तक कानून का सवाल है, कानून आज की तारीख में बंधा हुआ है। कानून जो भी है, निर्भया का जो वर्डिक्ट है वो प्री
अमेंडमेंट के ऊपर ही निर्धारित होगा। यानी जुवेनाइल को अगर वो 18 साल से नीचे है, जो आज की डेट में ईयर नियुक्त किया गया है, उसको ज्यादा से ज्यादा 3 साल रिफॉर्मेशन होम में दी जा सकती है और उसके बाद उसके कॉन्डक्ट को देखने के लिए जो जो रूल्स में प्रावधान है वही लागू हो सकते हैं। उससे ज्यादा करना आज की तारीख में किसी प्रकार से मुनासिब नहीं हो पाएगा। ठीक है स्वाति जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि ये जो कोशिशें आपने आखिरी वक्त में की हैं, क्या परिवार से भी आपने मुलाकात की थी? क्योंकि आशा देवी की सबसे बड़ी चिंता यही है। उनका कहना है कि आखिरी दिनों में निर्भया ने उसे बताया था कि कैसे भाई बहन के रिश्ते का नाम लेकर इसी नाबालिग लड़के ने बस में बुलाया था और कहा था कि दीदी आ जाओ इस बस में, हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें कहाँ जहाँ जाना है। यानी वहाँ से लेकर उसकी बर्बरता का सारा बखान उसने अपनी माँ के सामने किया था। वो कहती हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा मुजरिम वही है। तो इसीलिए सब पूरे देश की राय बन रही है कि कम से कम ये नाबालिग इस तरह से तो नहीं जाए। मैं बिल्कुल मानती हूँ और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है इस आदमी का बाहर नहीं निकलना। और ये सिर्फ एक निर्भया की लड़ाई नहीं है, हमें ये समझना पड़ेगा ये पूरे देश की सारी निर्भयाओं की लड़ाई है। और कल सुप्रीम कोर्ट को पूरा देश देख रहा होगा और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि एक अच्छा डिसीजन निकले। क्योंकि मैं मानती हूँ कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, मैं मानती हूँ कि उसमें 3 साल का एक प्रावधान है, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हाईकोर्ट के ऑर्डर में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी को नहीं पता कि किस तरीके की रेफॉर्मेशन इस आदमी की हुई है, क्या सुधार हुआ है। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी ये कहता है कि सुधार होना चाहिए। तो उसमें फिर ये जो कानून में जो ये प्रावधान है कि 3 साल में ही सुधार होगा, इसको हम कल चैलेंज करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये लड़ाई जो निर्भयाओं की लड़ाई है देश की, कल ये एक सक्सेसफुल हो। हाँ, सब जुडिस से ये मामला, इसलिए क्या हो सकता है वो मुश्किल है इस वक्त कहना। लेकिन जिस एक्ट की बात हो रही थी कि एक्ट में अमेंडमेंट हो, एज को कम किया जाए, तो रेट्रोस्पेक्ट में तो वो पीछे से लग नहीं सकता। तो उस एक्ट से तो कम से कम बाहर है, क्योंकि हाई कोर्ट में यही कहा गया कि कानून ही यही है इस देश का, मैं 3 साल से ज़्यादा इसको रख नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे इसे रिहा करना पड़ रहा है। तो क्या वो आधार है जिस पर आप आगे बढ़ी हैं? क्योंकि आपने भी कानूनन बात की होगी, जानकारी ली होगी आगे बढ़ने से पहले। सुप्रीम कोर्ट आखिर किस तरह का इंटरवेंशन, क्या दलीलें होंगी आप लोगों की तरफ से? बहुत सारी दलीलें हैं और बहुत सारे कानून में भी लूप होल समझ में आए हैं, जिसको कल हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। बहुत क्लियर हो रहा है कि जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का एक पूरा फ्रेमवर्क है, वो ये कहता है कि रेफॉर्मेशन होना चाहिए, और फिर उसमें एक छोटा सा प्रावधान है जो कहता है कि सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर रेफॉर्मेशन करो, बिना किसी असेसमेंट के कि क्या रेफॉर्मेशन हुआ, कैसे इस आदमी को जाने दिया जा सकता है। तो देश के मैंने बहुत बड़े बड़े लॉयर्स को संपर्क करा है, एक अच्छी टीम सेट करी है, और इसीलिए इतना समय भी लगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो अब फाइनल एसएलपी हमारी बनी है, उससे कल कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर निकलेगा। एंड आई एम वेरी वेरी होपफुल अबाउट दिस एसएलपी। तो वो जो रिफॉर्मेशन की आप बात करेंगे, यानी क्या वाकई मानसिक रूप से उस नाबालिग में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, वो एक महत्वपूर्ण आधार रहेगा कोर्ट में कल आप लोगों की तरफ से? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियरली कहता है कि यही नहीं पता कि क्या उसका रेफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है, क्या उसका सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। ये तो बड़ी अजीब बात है। जब हाई कोर्ट का ऑर्डर ये कह रहा है कि नहीं पता कि उसका सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, तो कोई ना कोई प्रावधान तो होगा। तो हमने पूरी कोशिश करी, हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा, हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा, मैं वाइस प्रेसिडेंट से मिली, लेकिन इन सब चीजों को करके मुझे ये समझ में आया कि अब सुप्रीम कोर्ट ही कुछ कर सकता है। इसीलिए हम लोग रात में हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और वो मुद्दा इतना बड़ा था, और सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि सिर्फ ये दिल्ली महिला आयोग की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की निर्भयाओं की लड़ाई है, ये पूरे दिल्ली की जनता की लड़ाई है, ये पूरे देश की जनता की लड़ाई है। और इसलिए मुझे लगता है रात में 11 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला, और इसलिए हमारा पूरे पेपर्स पढ़े गए, उसको केस को एडमिट करा गया, और कल अब इसके ऊपर सुनवाई होगी। एक सवाल आपसे, जिसके बाद मैं इस बहस को सबके सामने ले जाऊंगी, आगे बढ़ाऊंगी। माता पिता का ये भी कहना है कि बहुत देर कर दिया आपने, अगर ये एफर्ट पहले की होती तो शायद इस तरह की अफरा तफरी नहीं बचती, क्योंकि रिहाई का वक्त है। देखिए, जो माता पिता है, जिस तरीके का उन्होंने दर्द सहा है पिछले 3 साल में, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसके लिए। और ऑब्वियसली उन्होंने अपनी हर कोशिश करी है, और वो हर कोशिश कहीं ना कहीं फेल हुई है। और ये सिर्फ वो माता पिता का फेलियर नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल बताऊं, ये जो निर्भया है, ये एक किसी परिवार की है ही नहीं,
ये निर्भया पूरे देश की निर्भया है, ये पूरे देश की बेटी है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं मानती हूं कि मैं रात तक वहां पे पहुंची, लेकिन मेरे को पता है कि मैं जब पहुंची तो पूरे तथ्यों के साथ पहुंची हूं। और जब मैं पहुंची वहां पर तो सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा खोला, और वो सिर्फ दिल्ली महिला आयोग के लिए दरवाजा नहीं खोला गया है, वो दरवाजा एक्चुअली देश की सारी निर्भयाओं के लिए खोला गया है। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं पूरी आस के साथ कल सुप्रीम कोर्ट जा रही हूं, मुझे विश्वास है कि हमें जीत मिलेगी। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। स्वाति मालीवाल हमारे साथ जुड़ी हुई थी, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के अध्यक्ष। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। माता पिता ये चाहते थे कि विरोध प्रदर्शन वो अपना करे, क्योंकि असहाय वो महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस देश के कानून ने इंसाफ को इतना असहाय आखिर क्यों बना दिया है कि जानते हुए भी सबसे क्रूर नाबालिग रिहा हो रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अगर आपको मामला पता हो, अभी भी जिन्हें फांसी हुई है, सजा करार दिया गया हाईकोर्ट की तरफ से, वो मामला भी 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वो तब जब निर्भया के इर्द गिर्द इतना शोर इस देश में मचा था और लगा था फास्ट ट्रैक अदालतें जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगी। अब मैं चाहती हूँ इस बहस को सबके सामने आगे ले जाऊं। मधु किश्वर जी, आपसे शुरुआत करते हुए, ये जिस तरह से मामला चल रहा है, स्वाति मालीवाल आखिरी वक्त पर एक कोशिश कर रही हैं, लेकिन दरवाजा लगता है अब खुल गया है उस नाबालिग के लिए। देखिए, कम से कम बहस तो होगी, और अगर ये बहस छिड़ेगी तो एक और बात भी स्पष्ट होगी कि हमारे जो जुवेनाइल होम्स हैं वो असली इन जुवेनाइल्स को और भी हार्डन क्रिमिनल्स बनाते हैं। वहाँ कोई ऐसे इंतजामात नहीं हैं कि उनकी वाकई ढंग से रीओरिएंटेशन हो सके, बल्कि जेलों में शायद बेहतर माहौल है, और जुवेनाइल होम्स बहुत ही बर्बर हालत में इन बच्चों को रखते हैं, और छोटे मोटे क्रिमिनल्स भी बहुत हार्डन होके निकलते हैं। दूसरी बात, जो आईबी की रिपोर्ट मैंने तो अखबार में ही पढ़ी है, उसमें तो ये लिखा गया है कि आईबी की रिपोर्ट के अनुसार ये व्यक्ति वहाँ रह के कुछ ऐसे तत्वों के संगत में पड़ गया और उनके इन्फ्लुएंस में आ गया कि अब रेडिकलाइज हो गया है, जो टेररिस्ट पॉलिटिक्स की तरफ जैसे कई सारे आतंकवाद जा की रहे तरफ हैं, उसका झुकाव हो गया, उसकी तरफ झुकाव हो गया है। वो तो और भी खतरनाक है। और जब हमारे जुवेनाइल होम्स में कैपेसिटी नहीं है तो आप कैसे जज करेंगे, कैसे असेस करेंगे? और कम से कम इस पे भी ढंग से डिबेट छोड़नी चाहिए। दूसरा, ये जो हमारा कानून है ना कि एक मैजिकल मोमेंट है कि 18वां जन्मदिन हुआ तो आप बालिग हो गए, उससे 8 घंटे पहले आप 12 घंटे पहले भी आप नाबालिग हैं। ये बहुत ही मैकेनिकल किस्म की परिभाषा है। और अभी जो अगर यही कानून, अब तो क्योंकि इसके बारे में इतनी चर्चा छिड़ गई है, तो अब ये देखने में आ रहा है कि बहुत से जो गिरोह हैं, माफिया गिरोह, वो जुवेनाइल्स को भर्ती करना, खास करके क्योंकि उन्हें मालूम है कि बहुत दिन ये जेल में रहेंगे नहीं, और तो बहुत आराम से ऐसे गिरोह चलते हैं। आप में एक बहुत बड़ा लूप होल है हमारे कानून का। ठीक है, मैं जल्दी से एक लास्ट सेंटेंस में कहना चाहूंगी कि अंत में कृपया इस बात पर भी लाइए। देखिए, जेलें भरने से सिर्फ बात बनेगी नहीं, क्योंकि हमारा समाज आज, और खासकर हमारे स्कूल जो कि फेल हुए हैं शिक्षा में, पूरी फैक्ट्री बन गए हैं, मास प्रोड्यूस हो रहे हैं लुम्पन एलिमेंट हमारे यूथ में। और हम अगर उस पे भी तवज्जो नहीं देंगे, ये मास प्रोडक्शन ऑफ लुम्पन एलिमेंट्स, हार्डन्ड, ब्रूटिश, सेडिस्ट, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इस पे हम तवज्जो ही नहीं दे रहे, इस पे कोई काम ही नहीं करता। रागिनी नायक जी, संसद रोकने के अलावा, क्योंकि आप ही के राज में ये हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है इस पर? देखिए, 2 बातें हैं जो मैं यहाँ पर रखना चाहूँगी, थोड़ा सा समय दीजिएगा। ये तो मुझे लगता है पूरे देश का हर व्यक्ति मानता है कि सबसे ज़्यादा नृशंस कृत्य ये है, पूरा देश शर्मसार रहा है। इस पर 2 मत निकल कर आए। निर्भया कांड के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन हुआ, जिसने अपनी रिपोर्ट में वाइडर कंसल्टेशन के बाद, जिसमें चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट से भी बात हुई, एनजीओ से बात हुई, वकीलों से, मनोवैज्ञानिकों से बात हुई, ये माना गया कि जुवेनाइल एज जो है वो 18 तक ही रखी जाए, नीचे ना किया जाए। उसके पीछे के 3 तर्क थे। पहला तर्क ये कि बहुत सारे जुवेनाइल्स जो हैं उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पर भी ध्यान देना चाहिए। वो खुद ही उत्पीड़न का सामना करके आगे आते हैं, जिसकी वजह से हमें उनके सुधार, एक मिनट कंप्लीट कर लूं। दूसरा ये कि हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो रेफर्मेटिव है, रेट्रिब्यूटिव नहीं है, सुधारक है, बदले की भावना से नहीं होता है। जैसे मधु किश्वर जी ने मैजिकल मोमेंट कहा, वो एक ग्लोबल नॉर्म है
इंडिया सिग्नेटरी है यूएन कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स की, जिसके तहत हमने ये माना कि हम 18 साल ही उस उम्र को रखेंगे। ये एक मत है। दूसरा मत इस देश में जो इस कांड के बाद निकल कर आया, इन दो मतों के बीच आप कहां खड़े हैं? मैं वही बता रही हूँ आपको कि जो हीनियस क्राइम्स हैं, नेचर ऑफ क्राइम देखकर उसको जरूर उस पर एक नया प्रावधान लाने की कोशिश की जानी चाहिए। नहीं, कोशिश कब 3 साल तो बीत गए। सुन तो लीजिए, संसद में मामला है, राज्यसभा में सिलेक्ट कमेटी के पास दिया हुआ है। मुझे यकीन दिला दीजिए कि आपने यही लाइन 3 साल पहले मुझे मेरे साथ डिबेट में यहीं बैठकर ना कही हो। मुझे यकीन दिला दीजिए 3 साल पहले तो ये राज्यसभा में मसला आया नहीं था। नहीं, राज्यसभा आप लोगों ने कहा था ना कुछ करेंगे हम, आपने कहा था ना। नहीं, जो तत्कालीन ये केस में रेट्रोस्पेक्ट लगे या ना लगे, मोदी सरकार लेकिन आगे की तो राह बना भी नहीं किया कि इस पे चर्चा हो, इसके लिए लिस्टेड भी नहीं था। पिंकी आनंद जी, मैं चाहती हूँ आप इस पे रिस्पॉन्ड करें। गया है, इस पर चर्चा चल रही है और व्यापक बहस के बाद इस पर मत जो निकलेगा, कांग्रेस पार्टी जरूर उसमें सहयोग देगी। पिंकी आनंद जी, जिस तरह की सक्रियता देश की संसद की तरफ से होनी चाहिए थी इस मुद्दे पर, वो एकदम ही नहीं दिखी। मतलब लगा जैसे फिर सब भूल गए। वो इंडिया गेट, लोगों का पहुंचना, पानी की बौछारें, निर्भया को इंसाफ दो, सब भूल गए। आपको दो चीजें, मैं एक तो ये कहना चाहूंगी कि इस विषय पर जुवेनाइल जस्टिस के ऊपर या जिस प्रकार से निर्भया के ऊपर अत्याचार हुआ है, उसके परिवार को जिस प्रकार का दुख पहुंचा है और देश की सारी निर्भयाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, इसमें राजनीति में तो कृपा करके कोई भी सब्जेक्ट को कन्वर्ट ना कोई कभी करना चाहिए ना अभी भी इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात, जहां तक नए बिल की बात है, जो पेंडिंग है वो बिल कुछ समय से पेंडिंग है और लोकसभा राज्यसभा काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही ये सबको मालूम है। बी द डेजर्ट में मैं उस चैप्टर में नहीं जाना चाहती, राजनीति पे नहीं जाना चाहती एट ऑल। मेरा मानना ये है कि बिल्कुल इसको हाई प्रायोरिटी पे करके। पिंकी जी, ये राजनीति नहीं है, नहीं, ये काम है, ये अकाउंटेबिलिटी है। ये नागरिक पूछेंगे देश की सांसदों से। नहीं, आपसे पूछना चाहती हूँ, संसद में बैठे कौन है? जयंती जी, मौजूद है, वो एक सवाल आपसे पूछना चाहती है पिंकी जी। मैं चाहती हूँ जयंती जी का आप सवाल सुनिए। पिंकी जी से मैं ये गुजारिश करूंगी, मेरी इनसे ये पूछना है, संसद में बैठे कौन है? हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। ये एक ऐसा मुद्दा था जहां बच्चा बच्चा हर शहर से जुड़ गया, हर आवाम, फुल ऑफ द होल आवाम ऑफ द country was on the streets. I mean, there was no doubt कि this punishment should be given to this man. And वहाँ पे भी आपने दिखा दिया ये लॉ नहीं है। हम बुलेट ट्रेन तो ला सकते हैं जापान से, हम ये क्यों नहीं सीख ले सकते बाहर की देशों से जहाँ पे ये कानून उन्होंने मौजूद रखा है। 8 साल का बच्चा, स्कॉटलैंड की बात कर रही हूँ, 11 साल का बच्चा अगर इस तरह की हीनियस क्राइम करता है, इतने बार्बरिक क्राइम करता है, इस तरह से गुनाह से उलझता है, तो उसके लिए एडल्ट कोर्ट में सज़ा मौजूद होती है। हमारे यहाँ जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं, हमारा नेशनल स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाए तो सही, हम पढ़ा तो हम लेंगे, यही बात हमने पहले दिन भी कही थी। 2 साल की बच्ची हमारी महफूज नहीं है, 80 साल की बूढ़ी हमारी दादी जो है वो महफूज नहीं है, और 3 साल आपको लग जाते हैं यही डिसाइड करने में कि इतना घिनौना सा हरकत उसको हम छोड़ दें। आप ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, आप ये नहीं देखती कि आपका लॉ जो है वो विक्टिम फ्रेंडली नहीं है, परपिट्रेटर फ्रेंडली है। आप झांकिए तो सही, डे 1 से मैं स्टोर मचा रही थी कि आप झांकिए, मेरे पास रिसर्च मौजूद है, डेटा मौजूद है। दिल्ली की जो बाल सुधार गृह है वहाँ पे कहीं पे प्रोग्राम नहीं है ऐसा, और इस लड़के के साथ खास करके आपने कोई इंटरवेंशन प्रोग्राम दिया ही नहीं। साफ दो, माता पिता भी कह रहे हैं, देश भी कह रहा है, और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है नाबालिग की रिहाई का। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चूंकि दिल्ली के लोग मौजूद हैं, इस विषय से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अब शोभा विजेंदर जी भी बीजेपी की नेता जुड़ गई हैं। मैं चाहती हूँ सवालों से शुरुआत करें। साहब अपना सवाल पूछिए। सवाल देखिए, हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी से है। सबसे पहली बात यह है कि जब इतना हीनियस क्राइम हो गया, अब जो मोदी जी के लिए भी इंटरनेशनली ये कहा जा रहा है कि वो एक्शन लेने में सुपर फास्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद इतने हीनियस क्राइम पर वो सुपर स्लो क्यों है? मेरी समझ में 1 साल पहले उनके माता और पिता मोदी जी से मिले थे। आज सुबह उन्होंने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा था आपको इंसाफ मिलेगा, आप चिंता मत करो। वो कह रहे मुझे नहीं मिला इंसाफ। मैं इसमें एक बात रखना चाहती हूँ, मैं एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर हूँ, ठीक है, मैं बीजेपी की भी नेता हूँ, और हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वो ये बात करता है कि 18 साल तक के बच्चे को एक अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जब से एनडीए की सरकार आई, उसने एक जुवेनाइल बिल लाया और उसमें कहा कि 16 से 18 साल का बच्चा अगर कोई हीनियस क्राइम करता है
तो उसको कोर्ट के अंदर डील करने का अधिकार जेजेबी के पास है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास है। अब आप ये देखिए कि इसको करने के बाद भी, लोकसभा में पास होने के बाद भी वो राज्यसभा में लंबित पड़ा है। जस्ट अ मिनट, इसमें कौन दोषी है ये मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ। दूसरी चीज़ जुवेनाइल जो होम्स होते हैं और चिल्ड्रन होम जो होते हैं वो सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के अधीन होते हैं। जब दिल्ली सरकार को ये पता था कि ये इतना सेंसिटिव इशू है, इसके अंदर पूरे देश की भावनाएं, अंतर्राष्ट्रीय भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं, उसके बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये कहना कि उस जुवेनाइल को हम रिहेबिलिटेट करेंगे, उसका पुनर्वास करेंगे, उसको 10,000 रुपए देंगे और उसको जॉब दिलवाएंगे, इसने हजारों लाखों माओं का दिल तोड़ा है। इसकी मिस हैंडलिंग हुई है, इसकी मिस हैंडलिंग हुई है, इसकी मिस हैंडलिंग हुई है दिल्ली सरकार से, सुनिए, इसकी मिस हैंडलिंग हुई है दिल्ली सरकार से। और मुझे नहीं सुनिए, इसकी मिस हैंडलिंग हुई है, सुन लीजिए, आप दिल्ली सरकार की बात, देखिए आप बात सुनिए, आप देखिए, अगर जस्टिस की बात है, सुनिए, जवाब सुनते हैं, जवाब मुझे बोलने दीजिए। आपने बोल लिया मैडम, इससे ज्यादा नहीं। चलिए रागिनी जी जवाब दीजिए, फिर आप सरिता से। आपने सवाल चूंकि कांग्रेस पार्टी से भी पूछा तो मैं 2 जवाब इसके देना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये कि लोकसभा से ये पास हुआ, लेकिन लोकसभा में जब इस पर बहस चल रही थी तो भी आम आदमी पार्टी के जो सांसद थे धर्मवीर गांधी, उन्होंने इसका विरोध किया। तो दिल्ली में ये कहते हैं केजरीवाल जी कि हम 15 साल कम तक ला देंगे उम्र को, और इनके सांसद वहां पर विरोध करते हैं। राज्यसभा में 12 एनडीए के सांसदों ने लिखकर ये दिया कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। तो अभी वो सिलेक्ट कमेटी उस पर विचार कर रही है। और जो मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि 2 मत हैं, उन दोनों मतों को तौल कर देखा जा रहा है। अंतिम बात जो मैं जल्दी से कहना चाहती हूं कि मॉब जस्टिस कई बार बहुत ही पॉपुलिस्ट तरीका लगता है न्याय देने का, लेकिन अगर मॉब जस्टिस के हिसाब से चले, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से नहीं, तो इन 5 को सड़क पे खड़ा करके शायद कोड़े मार के मार डालना चाहिए था। लेकिन भारत का कानून ये नहीं करने की इजाजत दे सकता है। इसीलिए कानून अगर बदल भी जाएगा तो वो पीछे नहीं चलेगा, रेट्रोस्पेक्शन में नहीं चलेगा। यानी अगर इस कानून को राज्यसभा पारित भी करती है तो भी ये दोषी दोबारा जेल नहीं जा सकता है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। चलिए सरिता जी, मैं आ रही हूँ उसके बाद। इसमें 2 चीजें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। यहाँ पे राज्य सरकार और ये कहा गया कि एनडीए ने इसको सिलेक्ट, मैं चाहती हूँ कि पहले वो सिलाई मशीन और 10,000 रुपए जो अरविंद केजरीवाल उनको दे रहे हैं, स्वाति मालीवाल कोर्ट में जा रही है, ये समझाइए। पता है कि देश में कमेटी और कमीशन हमेशा बने, और वो जब मामले को ठंडे बस्ते में भेजा जाता है तो उसे सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे तो एनडीए ने जो किया। दूसरी चीज की 10,000 रुपए अरविंद केजरीवाल जी ने कब कहा? एज अ पार्टी, एज अ सरकार हम ये बिल्कुल उस परिवार के साथ है। हम इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं कि हमारे देश का ऐसा कानून है कि एक नाबालिग को वो बलात्कार करने का लाइसेंस देता है, और जब उस पर माए पूरा देश आंदोलित होता है तो ये कहा जाता है कानून अभी अब असहाय है, कानून इस पे ये एक्शन लेगा। दिल्ली सरकार बहुत ही इस समय उदास है कि जिसके वजह से 3 साल पहले पार्टी की उदासी का हमें क्या करना है? आम आदमी पार्टी नहीं करिए तो आम आदमी पार्टी की विधायक है। ये तो हाई कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट का जजमेंट है जो किसी भी सरकार को मानना पड़ेगा। कोर्ट का जजमेंट है, सरकार मान रही है, पर सरकार और पार्टी इसके विरोध में है, इसके खिलाफ है, परिवार के साथ खड़े हैं। और महिला सुरक्षा की बात पहले भी मशीन और 10,000 रुपए दे रहे हैं, नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए सरकार ने कभी नहीं बोला, ये हाई कोर्ट का जजमेंट है, ये हाई कोर्ट का जजमेंट है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी बहुत बार नी जर्क रिएक्शन देती है। जो एसएलपी कल सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल लीव पिटीशन की बात हुई, ये केस कितने समय से चल रहा है? 9 महीने में आप इस पर कार्रवाई कर सकते थे। आप स्पेक्टिकल बनाना चाहते हैं, आप जानते हैं कि रात को 2 बजे जब होगा तो उस पर तमाशा होगा, मीडिया लैंडलाइन होगी। आप चाहते तो ये पहले पहुंच सकता था। डीसीडब्ल्यू उस पर बैठा रहा, जैसे डीडीसीए की रिपोर्ट पर भी केजरीवाल बैठे रहे, वो केवल मौका ढूंढते हैं। तुरंत एक्टिव हुई और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया। आप रिएक्ट करना चाहती हैं? बीच में आप बोल रही थी। सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहती हूँ, बहुत ये ट्रैजिक मोमेंट है हमारे इतिहास का, और कम से कम ऐसे मौके में संवेदनशीलता से बात कीजिए, चिल्लाइए मत, और चिल्ला के यहाँ पार्टीबाजी मत कीजिए। जो भी हो, कोई चिल्ला नहीं रहा। लॉ तो राजनीति से ही बनती है, कानून राजनीति से ही बनेगी।
देश का संसद चिल्लाइए मत। कानून बनाएगा। रिहैबिलिटेशन के लिए, रिहैबिलिटेशन के एक सेकंड, लिए आपके पास में आई भी नहीं मैं बात। जनता से एक पूछना चाहूंगी, रिहैबिलिटेशन के लिए इस तरह के शख्स को क्या टेलरिंग शॉप देना वाजिब है? बिल्कुल। एक सेकंड, बहुत बड़ी विडंबना है। पिंकी आनंद जी, क्या बोलना चाह रही आप है? देने के लिए उस दर्जी के पास जाएंगी? आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। बिल्कुल वाजिब नहीं है। अगर बहुत आप बड़ी रिहैबिलिटेट विडंबना करना है कि ये चाहते profession देना हैं चाहते हैं। तो इसे शेल्टर्ड वर्कशॉप में रखिए, इसके हाथों में कैंची मत पिंकी आनंद जी इस पर रिएक्ट करना चाह रही टेलरिंग है। शॉप के एक लिए सेकंड, मत जयंती जी, दीजिए। आपने पहले भी सवाल पूछा था, पिंकी जी उस पर रिएक्ट करना चाह रही। पिंकी जी, ये है कि आज के दिन में जितनी जनता सवाल पूछ रही है उनके सवाल बिल्कुल जायज हैं। मेरा मानना ये है कि अगर कानून सक्षम अपने आप में नहीं है तो उस कानून में जो बदलाव आना चाहिए वो जरूर आना चाहिए। मेरा मानना ये भी है, जनता की पुकार सुनते हुए भी, कि कानून आने का मतलब ये नहीं है कि उसको किसी भी समय किसी भी क्षण पर कर दिया जाए। उस पर जो भी बहस होनी है, क्योंकि जुवेनाइल का जो मुद्दा है एक सिर्फ निर्भया का मुद्दा नहीं है, वो जुवेनाइल जस्टिस का भी मुद्दा है। अगर उसमें कुछ बहस की जो जरूरत है वो कानून अनुसार, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार होती है, तो कुछ समय उस चीज के लिए दे दीजिए। और चौथी बात, जितना भी हम चाहें, जितना भी हमारा दिल दर्द हो इस बात के ऊपर, लेकिन निर्भया का जो अक्यूज है उसकी जो डिसीजन है वो जो कानून आज की तारीख पर है उसी के प्रकार होगी और हमारी इच्छा अनुसार नहीं होगी। समाज, कानून, दर्द, इंसाफ, ये कुछ अलग अलग चीजें हैं। पिंकी जी, ये जो स्वाति मालीवाल की तरफ से मूव है उस पर मैं आपका रिएक्शन चाह रही थी एक वरिष्ठ वकील के रूप में। क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट उनका कल जाना ऐतिहासिक हो सकता है इस मामले में? देखिए, जब तक दरवाजे खुले हैं, जब तक पिटिशन एंटरटेन हो रही है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का जवाब नहीं होता, सब कुछ ऐतिहासिक हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको थोड़ा जल्दी अगर कर दिया होता तो बेहतर होता, ना कि लास्ट डे जैसे संडे में करके सोमवार के लिए जब वो जो व्यक्ति है वो रिलीज हो रहा है। इसलिए ये सब अगर क्षण मिल सकता तो शायद इस पर प्रॉपर सुनवाई हो सकती, लेकिन उम्मीद बरकरार है। इसमें कोई ये आपको लगता है कि पिंकी जी आपको ये कहने का अधिकार है, क्योंकि ऑफ वरिष्ठ वकील जिसे कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन किसी ने ऐसी नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ पिंकी जी इसलिए क्योंकि ऐसी कोशिश बीजेपी की तरफ से नहीं आई। बीजेपी की तरफ से ऐसे वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं जिनका जो बहुत नामी है, तो ऐसी एफर्ट आपकी तरफ से तो किसी ने नहीं दिखाई। पिंकी जी, अंजना जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं आपको सिर्फ जो जवाब है वो गवर्नमेंट की तरफ से दे सकती हूँ। अगर आप बाकी कुछ पूछना चाहें तो शायद कहीं और से पूछ ले। जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी पिटीशन का समर्थन किया है, पब्लिक रिकॉर्ड भी इस चीज पर आ चुका है, आप जानते हैं। ठीक है आनंद साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट की अल्टीमेट क्या पावर है, क्या वेदर सुप्रीम कोर्ट कॉम्पिटेंट और नॉट। सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मैं 142 आर्टिकल के तहत जो है वो कंप्लीट जस्टिस के लिए, सब्सटेंटिव जस्टिस के लिए ही कैन पास एनी ऑर्डर। बट क्वेश्चन इज दिस, अगर कोई प्रोविजंस हैं तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड द सेटल्ड लॉ। आप सेटल्ड लॉ क्या सुनवाई क्यों कर रहा है कल? ये भी समझ लें आपसे। देखिएगा, स्वाति जी पता नहीं क्या कह रही हैं, मुझे इतना पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी अपना माइंड दे चुका हुआ है। मुझे नहीं पता उसके बाद कल क्या होने वाला है, लेकिन अगर समझदार लोग होंगे तो उनको पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने रात को ही अपना माइंड दे चुका हुआ है। 41, 42 एक ही आर्टिकल है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है, लेकिन जब क्लियर प्रोविजंस है अल्टीमेट उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकता है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, क्लियर बात हो रही है। और क्योंकि मैं पिंकी जी इसमें बोलना चाह रही है, एक बार पिंकी जी की बात सुन ले। पिंकी जी, हाँ पिंकी जी, मेरा जो मानना है, आप सब लोग सही कह रहे हैं कि जो कानून के प्रावधान है वो जिस प्रकार से उसी प्रकार से अमल किया जाएगा, लेकिन जो पिटिशन में दरख्वास्त की गई है, डॉक्टर स्वामी ने ये दलील आगे रखी है कि उस प्रोसीजर को कंसिडर करना चाहिए कि अगर जिस आदमी को रिफॉर्म करके सिस्टम में, समाज में वापस भेजना है, अगर उसकी रेफॉर्मेशन नहीं हुई है तो उसको आप रिलीज कर सकते हैं क्या? ये अपने आप में एक मुद्दा है जो पहले नहीं उठा है और इसको कंसिडर करने का पूरा हक है। सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन को कंसिडर कर सकती है। आप रिफॉर्मेशन की बात करते हैं, आप बिल्कुल आखिरी मौके पर कूद आते हैं मैदान के अंदर और बात करते हैं कि जब उस व्यक्ति ने अपनी पूरी सजा काट ली है। कानून में डबल जेपार्डी का भी एक प्रावधान है। डबल जेपार्डी से मायना है कि एक व्यक्ति को एक गुनाह के लिए एक दफा से ज्यादा
सजा नहीं दी जा सकती। यदि आप इतने चिंतित थे तो आप लोग इतनी देर से क्यों सोए हुए थे? मधुकेश्वर जी ने बहुत ही डबल जेपॉर्डी क्या, मैं समझी नहीं आपकी डबल जेपॉर्डी का मायना ये है कि यदि एक व्यक्ति को सजा हो चुकी है दोबारा नहीं दी जा सकती, दोबारा सजा नहीं मिलेगी, तो उसे दोबारा सजा नहीं हो सकती। आज वह सजा पूरी काट चुका है। सजा पूरी काटने के बाद तमाम लोग आज अपनी नींद से जाग गए हैं। उनकी इस चीज के ऊपर मैं सबसे पहला सवाल खड़ा करती हूं कि आखिरी मौके पर उनको नींद से क्यों जाग आई। दूसरी बात, मधुकेश्वर जी ने बहुत खूबसूरत बात रखी, स्कूलों में एजुकेशन सिस्टम की निर्भया के कांड के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंची और पिटिशनर इन पर्सन हुई और मैंने अपनी याचिका दायर की, जिसमें मैंने सबसे पहली मांग ये रखी थी कि स्कूलों के अंदर महिलाओं की इज्जत, महिलाओं की सम्मान के ऊपर एक स्पेशल पार्ट पढ़ाया जाए। क्लास 1 से लेके क्लास 12वीं तक, 11वीं और 12वीं के बच्चों को उन कानूनों के बारे में बताया जाए। इस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वेट करने की जरूरत नहीं थी। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर पॉलिसी ला सकती थी। आप अपनी तरफ से ठीक बात कह रही है, लेकिन ये बीमारी से ज्यादा गंभीर है। एक सेकंड आईबी रिपोर्ट के मुताबिक जो है सर, ब्रेक लेना है सर। लेकिन जो आप कह रही थी वसुंधरा जी, मुझे लगता है मामला उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। स्कूलों में आप पढ़ा देंगे, लेकिन इस देश में अभी भी लाखों ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है, तो शिक्षा में एक क्लास में कोई क्या सीख लेगा, समझ से परे है। लेकिन हाँ, एक कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा जारी है। एक सवाल मैं जल्दी से इस लड़की का यहाँ से लेना चाहती हूँ। तब बोला गया था, इंडिया गेट पर इतना हुआ था और बोला गया था फास्ट ट्रैक उन्हें एकदम सजा मिलेगी, ऐसा लगा था 1 साल में ही सजा मिल जाएगी। 3 साल हो गए हैं आज इस बात को। यूथ इज वेटिंग। देखिए, सजा तो मिल चुकी हुई है, लेकिन सवाल आया कि जो कोर्ट का प्रोसेस है, लॉ का प्रोसेस है, वो भी तो अल्टीमेटली चलेगा। मैं बीच में एक बात करना चाहूंगा। आईबी रिपोर्ट के मुताबिक, आईबी रिपोर्ट के मुताबिक जो है, उसके दिमाग को कट्टरपंथियों ने चेंज कर दिया है। सुनिए, ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से। आईपी रिपोर्ट के मुताबिक कट्टरपंथियों ने इस लड़के के दिमाग को चेंज कर दिया गया, उसके माइंड को वॉश कर दिया गया है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि अगर ऐसा है तो मैं समझता हूं कि उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है कि आतंकवादी की पहुंच अंदर तक पहुंच चुकी हुई है। ये कुछ ना चेंज कर पाए, साइकोलॉजिस्ट कुछ ना कर पाए, नहीं आप मुझे बताइएगा, यूनियन बोर्ड के अंदर साइकोलॉजिस्ट अगर नहीं है, सुधार गया किस बात का, ये मुझे बता दीजिएगा। की बहुत कमी रहती है, मुझे एक ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना पड़ रहा है। लेकिन वीके आनंद साहब ने ऐसी बात कह दी है जिस पर हर एक की अपनी राय है। आनंद साहब कह रहे हैं कि अगर वाकई रेडिकलाइजेशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कट्टरपंथी सोच उसकी हो गई है, जिसमें वो कट्टरवाद की तरफ जा रहा है, आतंकवाद की तरफ जा रहा है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस बच्चे, उस नाबालिग के खिलाफ नहीं, बल्कि उस प्रशासन के खिलाफ जो ऐसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड चला रहे हैं। क्या ये सही है? ब्रेक के बाद लौट जाए।